जनरल साइंस की बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मॉर्फोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, या फिर जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो मॉर्फोलॉजी में जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे आरआरबी एसएससी का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, एलपी टेक्नीशियन का पेपर हो या फिर ग्रुप डी का पेपर हो। तो ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो पौधे के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी की बात करें तो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किसके द्वारा होता है? तो एडाफोलॉजी के द्वारा इसमें अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रोलॉजी की बात करें तो इसमें पुरुषों में बांझपन या फिर यौन रोग से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एग्रो बायोलॉजी की बात करें तो इसमें कृषि में पौधे का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी की बात करें तो एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंधन का अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी कि लीवर, पित्ताशय की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर और अग्नाशय पेनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेल्कोलॉजी की बात करें तो इसमें अल्सर का अध्ययन किया जाता है। और जेरिएट्रिक्स की बात करें तो इसमें बुजुर्गों, ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल करना, तो इन सब चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और माइकोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत
कवकों कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान की बात करें तो इसका अध्ययन प्लेनेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर की बात करें तो इसके अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है और एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा गलत आंसर है, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। ये क्या है? तो ये सही है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। तो ये भी क्या है? राइट आंसर है। जनन ग्रंथि गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो ये भी क्या है? राइट है। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ये क्या है? गलत है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है कि दोगुनी नहीं होती है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी रह जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम्स। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज जो है वर्ष 1955 में
डी डुवे ने किया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में, थर्ड शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, जिसको ध्यान रखेंगे। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेल, कोशिका। चलिए आगे देखेंगे। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन जो है जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी इत्यादि में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया है प्रश्न 2016 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप